अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो गारंटीड आप पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। तो करते हैं चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पर आपको साइड पे बुक का पेज भी शो हो रहा है, मैं वहां से भी निशान लगवाऊंगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस और दूसरी तरफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं इनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक मींस वो पैरेलल होती हैं। और अनलाइक अनलाइक का मतलब है कि ये डिफरेंट है पैरेलल फोर्स से। ये वो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मैं इसकी डायग्राम में से भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एग्जाम्पल नोट करेंगे। जब भी आप पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं तो आपने एक एग्जाम्पल जरूर देनी होती है। और अगर एग्जाम्पल नहीं है तो अगर कोई डिफाइन कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है डिफाइन फोर्स, तो आप वहां पर फार्मूला और यूनिट जरूर लिखेंगे। लाइक पैरेलल फोर्सेस है टू पीपल लिफ्टिंग अ बॉक्स टुगेदर, यानी दो लोगों ने अगर एक बॉक्स को ऊपर उठाया हुआ है तो दोनों फोर्सेस क्या है, लाइक। और अनलाइक में है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर का मतलब होता है कि जब रस्सा कशी की गेम हो रही होती है, एक टीम एक तरफ खींचती है और दूसरी टीम दूसरी तरफ खींचती है, तो दोनों फोर्सेस अपोजिट साइड पे लग रही होती हैं, होती पैरेलल हैं, तो वो अनलाइक पैरेलल होंगी। इसके अलावा बुक से कैसे आंसर लिखेंगे वो मैं बताती हूँ। बुक का पेज 81 ओपन करेंगे। ऊपर जो रेड कलर से अंडरलाइन हुई हुई है लाइंस, वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस। इधर आप हेडिंग दे लेंगे इसकी लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। और जो ग्रीन से अंडरलाइन हुई हुई है वो है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब डायग्राम में क्या करेंगे, अगर आ जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस या अनलाइक, तो आपने एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर सा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दो एरोज आप ऊपर लगाएंगे F1 F2, दोनों की डायरेक्शन आप सेम साइड पे लगाएंगे तो ये लाइक को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर अगर आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं तो ये दोनों में यूज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। अच्छा, इसको आप डिटेल में अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, देन एक्स एक्सिस यानी एफ एक्स आप लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस के लिए ये एफ कॉस थीटा है, और वाई जो है वो ये इस तरीके से जो खड़ी लाइन होगी उसके लिए हम यूज करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए है। तो ये होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है कि एफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मींस ये वैल्यू है, और थीटा एंगल होगा। और उसके बाद है यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री कैन बी रिजॉल्व। ये जो ऊपर एग्जांपल है उसको मैंने नीचे ड्रॉ किया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाली वर्टिकल लाइन। अब एक फोर्स है 10 न्यूटन, तो ये बना रही है एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो हमने इसके दो एफ एक्स और एफ वाई दो कंपोनेंट्स बनाने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने क्या करना है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी एफ वाई, ठीक है। और ये जो नीचे जहां पर आके ये एफ वाई टच किया है, तो ये वाली जो है ये फोर्स हो जाएगी एफ एक्स। तो ये कंपोनेंट एफ वाई और एफ एक्स ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। मैंने टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है। ये फुल आंसर जो है विद द एग्जाम्पल आप इस तरीके से पेपर में लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपके 100% आएंगे। अच्छा, अब हम आपकी बुक की तरफ से देख लेते हैं कि अगर आप बुक से ये नोट करना चाहते हैं, आपने अपनी बुक का ये वाला पेज ओपन करना है। तो यहाँ पर आपने यूजुअली वर्ड काटे, आप फोर्स से लेकर आप ये जहां पर पिंक सी रेड सी लाइन है यहाँ तक कर लें, और साथ आप उसके ये डायग्राम बी बना सकते हैं। तो ये बी कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। इस पे भी एक वीडियो बनी हुई है, क्योंकि जाहिर है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बुक के अंदर से ही है। तो जो टार्क वाला एक टॉपिक है उसके अंदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। बहरहाल इसको एक क्विकली कर लेते हैं। द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी ये
एक्चुअली क्या है, ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, यानी ख्याली लाइन है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है जहां पर फोर्स लगाई जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं डायग्राम में, तो यहाँ पर अगर हमने दरवाजा खोलने के लिए इस नॉब पे अगर फोर्स लगानी है, तो यहाँ पर आप समझें कि ये जो एफ शो हुआ है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लगाई जाएगी। तो इधर से जो एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की जाएगी उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एग्जांपल में आप लिखेंगे when we push a door the direction in which we apply the force is this line of action of force। तो आप सिंपल सी डायग्राम भी बना सकते हैं, या अगर आप ये एक दरवाजा सा बना के यहाँ पर एक गोल सा नॉब शो करके एफ दिखा दें तो भी ये इजी ही है, कोई मुश्किल नहीं है डायग्राम। ये भी एक कंप्लीट आंसर। अच्छा, बुक में से आप देखेंगे पेज 82 पे, ठीक है, यहाँ पर ये जो येलो बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है। तो बेशक आप बुक में से याद कर लें या आप लिख लें, लेकिन ज्यादा डायग्राम इजी रहेगी कि आप ये डायग्राम साथ बना लेंगे डोर वाली। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको बहुत आराम से समझ के डेली लाइफ से रिलेट करके याद किया करें। अगर आप इसे बर्डन समझेंगे या कुछ और दुनिया की चीज समझेंगे तो ये चीजें कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। फिजिक्स आपके आसपास है, डेली लाइफ के अंदर इन चीजों को जो आप पढ़ते हैं तलाश करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट है डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा गया है हमसे। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टार्क, ये टार्क का ही दूसरा नाम है, जैसे निकनेम होता है, समझ लें एक नाम के अलावा भी नाम होते हैं हमारे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स किसका नाम है? टॉर्क। तो कह रहे हैं कि टॉर्क जो है ना आर एफ साइन थीटा, यानी आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बताना है। तो डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले आप, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट आर एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, या टार्क बोलते हैं हम इसको। टर्निंग का मतलब होता है घुमाना, यानी वो फोर्स जो किसी चीज को घुमा देती है तो हम कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में हरकत जो है वो लीनियर इफेक्ट है, और टर्निंग इफेक्ट मतलब घुमाना, तो ये टार्क कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, जो सिंपल फार्मूला है T इज इक्वल टू एफ इंटू आर। आर लिख लें, डी लिख लें, एल लिख लें, ये सारी एक ही बात है। अच्छा, अगर थीटा एंगल बन रहा है हम क्या बोलते हैं उसको? T इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, यानी आप यहाँ पर साइन थीटा लिख लें। और यहाँ पर भी वही एग्जांपल है, ओपनिंग अ डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट इट्स हैंडल। ओके, जरा ये जो साइन थीटा है इसको समझ लें कि ये क्या है। ये देखें, ये एफ जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये है मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो अब यहां से आप देखें कि फोर्स और इसका अगर कोई भी एंगल बन सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 90 का, यहाँ पर आपको शो तो नहीं हो रहा ये 90 का, लेकिन अगर कंसीडर करें कि एफ बिल्कुल सीधा हो तो ये 90 का बन जाएगा, या चले कोई भी एंगल हो तो ये जो एंगल है ये थीटा कहलाएगा। तो हम वर्टिकल कंपोनेंट अगर फाइंड करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे T इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या एफ आर इंटू साइन थीटा, यानी जो भी एंगल होगा चाहे वो 90 का हो, 30 का हो, 60 का हो, आपने उसको वैल्यू को साइन के थ्रू फाइंड आउट करना है। यानी अगर हम इस चीज को लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, एफ इंटू आर साइन 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि जो नेट या फाइनल फोर्स है वो नहीं लग रही किसी चीज के ऊपर, बट द रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो। टॉर्क तो जीरो नहीं है लेकिन फोर्स जीरो है, यानी वो चीज ना तो वर्टिकल मूव कर रही है, ठीक है, यानी ना तो वो ऊपर जा रही है, ना वो चीज एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, लेकिन वो घूम रही है, ठीक है। तो अगर ये दो फोर्सेस नहीं प्रोड्यूस हो रही तो इसका मतलब है कि टॉर्क जीरो होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो चीज घूम सकती है। अभी हम देखते हैं कि जैसे आप स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल पहले समझ चुके हैं कि दो फोर्सेस लगती हैं लेकिन अपोजिट साइड पर लगती हैं और वो कपल बनता है, तो वो स्टीयरिंग को घुमा देती हैं, यानी टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो आंसर है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है, क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो डिफरेंट है।
तो दोनों फोर्सेस कंबाइन हो जाएंगी, कपल बनाएंगी, फोर्स नेट जीरो हो जाएगी, लेकिन वो चीज घूमेगी, टॉर्क जीरो नहीं होगा। इसमें एग्जांपल आप वही देंगे स्टीयरिंग व्हील वाली। अब बुक में से हम देख लेते हैं कि बुक में जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास आपने आंसर लिखना है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद इसको आप लेकर आएंगे यहाँ तक, पॉइंट ओ जहां लिखा हुआ है, ये भी आंसर है कंप्लीट, और जो आपको पहले मैंने दिखाया वो भी कंप्लीट आंसर है। डायग्राम दोनों सूरतों में आपने ये बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच फिगर। ये हमारे पास फिगर्स हैं, अभी तक इनकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, ये इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक की, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन आप समझ लें कि ये जो सिचुएशन है ना, ए वाली सिचुएशन, इसमें हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। आप इसे थोड़ा हिलाएंगे ना ऊपर से, यहाँ से हिला लें, यहाँ से, तो ये दोबारा अपनी असली हालत में, यानी जिस शेप में ये पड़ी हुई है ये उसी तरह पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम की स्टेट है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लाइटली डिस्टर्ब का मतलब है कि आप इसे हल्का सा हिलाएं, ये नहीं कि बहुत फोर्स से आप उलट ही दें, इसको हल्का सा हिलाएं, टिल्ट करें, तो ये वापस अपनी असली हालत में आ जाती है। या जैसे एक बुक है, बुक का आप ऊपर से एक कवर या पेज आप थोड़ा सा खड़ा करते हैं, आप छोड़ते हैं, तो वो अपनी वापस उसी हालत में चला जाता है, बुक बंद हो जाती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब आपको ये बॉल नजर आ रहा है, एक डोम, डोम कहते हैं गुंबद की तरह की शक्ल को, तो उसके ऊपर अगर हम इस बॉल को थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो या तो ये इस तरफ गिर जाएगा, और अगर इधर से हिलाएंगे तो ये इस तरफ गिर जाएगा। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी वो इक्विलिब्रियम के जो कायम नहीं रह सकता। जैसे आप एक पेंसिल है और उसको उसके टिप पे खड़ा करने की कोशिश करें, तो आपको पता है कि पेंसिल टिप पे खड़ी नहीं होगी, वो गिर जाएगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। और जो थर्ड वन है वो है सिलेंडर। सिलेंडर को आप रोल करें, जैसे बॉल सरफेस पे रोल करता है ना, इसी तरह सिलेंडर को रोल करें तो वो हर दफा इसी हालत में ही रहेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। तो ये भी इक्विलिब्रियम की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मूव करते रहना, हरकत करते रहना। आंसर देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई फोर्स एक्ट करने का मतलब है कि नेट फोर्स का मतलब है कि आप जितनी भी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ना वो आपस में क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। अगर फोर्सेस एक्ट भी कर रही हैं तो नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो है तो वो बॉडी मूव कर सकती है, लेकिन इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी होगी। एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी कभी कम या कभी ज्यादा हो। तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पैराट्रूपर वाली, कि पैराट्रूपर जब नीचे गिरता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस ऐसे, और वेट जो है वो नीचे की जानिब एक्ट कर रहा होता है। ये दोनों फोर्सेस अपोजिट होती हैं, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से पैराट्रूपर नीचे आ जाता है। पैराट्रूपर मूव तो कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में, यानी वो तवाजुन में होता है। अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट जो 2 लाइंस मैंने लिखवाई आंसर में वो लिखेंगे, और साथ ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है ये एज एन एग्जांपल कोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब दो चीजों को डिफाइन करना हो या डिफरेंस उनके बीच में बताना हो तो आप हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर लिया करें और उसके बाद लिखा करें। एक तरफ हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास और दूसरी तरफ लिखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी में बी कंसिडर टू बी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, यानी ऐसा पॉइंट जहां फील हो रहा हो कि बॉडी का सारा मास इकट्ठा हुआ है, उसे सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। और वो पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां पर उसका सारा वेट इकट्ठा या एक्ट करता हुआ महसूस होता है उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसके लिए डिटेल में समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, आप इसके नीचे जब ये लिख लेंगे तो आपने ये लिखना है, ये अलग से जनरल दोनों के लिए ना आप सीधी लाइन में पूरा लिख लेंगे नीचे।
फॉर रेगुलर बॉडीज इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी जब जी की वैल्यू सेम होती है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो इसके लिए डायग्राम आप ये कर सकते हैं कि आप एक रूलर ड्रॉ करेंगे और उसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर आप लिखेंगे ये सी जी है एंड आल्सो इट इज सी एम, यानी सेंटर ऑफ मास भी यही है। ये बात तब होती है जब कोई चीज जमीन के ऊपर पड़ी हुई होती है। जमीन के ऊपर का मतलब है कि ऑन द सरफेस ऑफ एयर में या कहीं और नहीं है, जमीन के साथ इन कांटेक्ट है। साथ साथ मैं आपको बुक से भी इसलिए आंसर बता रही हूँ कि जिस बच्चे का बुक से याद करने का दिल है वो बुक से करे, और जिसने खुद से यहाँ से देख के लिखने हैं ये आपकी अपनी चॉइस है। बुक में आप सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई ना ये रेंच वाली डायग्राम के नीचे, तो ये आप एक लाइन जस्ट एग्जांपल की लिखेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप ये येलो बॉक्स की डेफिनेशन याद कर लें और साथ आप इनमें से कोई एक डायग्राम, जैसे ये स्क्वायर ड्रॉ कर लें आप और इधर ये क्रॉस बना के बीच में जी लिख लें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी इन फिजिक्स अप्लाइड इन डिजाइनिंग बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार्स। यानी स्टेबिलिटी का मतलब भी आप समझ लें तवाज़ुन ही है कि कोई चीज स्टेबल रहती है तो कौन से फिजिक्स के असूलों के मुताबिक होगी। तो जो दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें यह है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि जैसे फर्ज करते हैं कि हम एक सिलेंडर है ना उसको मूव करवा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका सीजी यहाँ पर है, ठीक है, ये जमीन के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पर एक पेंसिल रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो सीजी है ना ये जमीन के करीब है और इसका जो सीजी है पेंसिल का ये जमीन से बहुत दूर है, तो ये पेंसिल नीचे गिर जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। तो लोअरिंग द सीजी का मतलब है कि जितना सीजी किसी का जमीन के करीब होगा उतनी ही वो स्टेबल होगी। पेंसिल जब गिरती है तो इसका सीजी भी फिर जमीन के करीब हो जाता है तो ये भी स्टेबल हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपने सीजी को लो करना है और अ बॉडी इज मोर स्टेबल इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लो, ये वही बात है। और दूसरी जो है ना वो ये है कि इट्स बेस एरिया इज लार्ज, यानी वो चीज जितनी नीचे से चौड़ी होगी ना उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगी। एग्जाम्पल है रेसिंग कार्स की, तो रेसिंग कार्स आर डिजाइन विद लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आप रेसिंग कार देखें कि ये कितनी नीचे टच कर रही है जमीन के साथ, तो इसका सीजी बहुत लो होगा, प्लस इसके ये जो टायर्स बने हुए ना ये थोड़े बड़े और बाहर करके निकले हुए होते हैं ताकि ये जमीन के काफी करीब रहे। जहां तक बात है टॉयज की, तो इनका सीजी भी लो किया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये जो टॉय है इसका ये एक रॉड के जरिए एक नीचे भारी सी चीज लगा दी गई है कि इसका सीजी लो हो गया। यहाँ पर भी देखिए सीजी को यहाँ पर किया गया है शिफ्ट, और यहाँ पर ये जो तोता है इसकी टेल भारी करके नीचे कर दी गई है ताकि जमीन से सीजी काफी करीब रहे। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू प्रूव दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, अब आपने हेडिंग देनी है इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, यानी ये सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक्ट कर रही होती है। और सिंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो आपने ये लिख लेना है पूरा ऐसा आंसर, इसको हम यहाँ से समझते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं बुक से, लेकिन ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, मैंने आसान करके आप लोगों के लिए लिखा है। अच्छा, ये जो है ना डायग्राम, इसको आप समझें कि ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि आपने एक रस्सी ली है और आपने उसके साथ एक पत्थर बांधा और आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो ये सर्कल में मोशन जाएगी। तो ये फोर्स है, ये फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रही है, यहाँ पर जहां से फॉर एग्जांपल अपने हाथ से पकड़ा हुआ है तो ये सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हम सर्कल में कहीं भी चेक करना चाहे वेलोसिटी कहाँ है, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट यानी किस तरह की लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को टच कर रही होगी तो उसकी डायरेक्शन सीधी आएगी ऐसे। और अगर यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखना चाहें तो ये यहाँ से ये वेलोसिटी जाएगी और इसकी यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करके हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक कर सकते हैं जो बॉडी सर्कल में घूम रही है। और आप हर दफा देखें कि 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि एफ और वी कैसे 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन आप 1 2 3 दफा इनको सॉल्व करें,
आपके लिए आसान हो जाएंगे और जब स्कूल ओपन होंगे तो आप इंशाल्लाह फुली प्रिपेयर्ड होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।